जन्मदिन का रहस्य। आज रिया का 15वां जन्मदिन था। पूरा घर जगमगा रहा था, रंग बिरंगे गुब्बारों और फूलों से सजा हुआ। माता पिता की आंखों में अपनी इकलौती बेटी के लिए प्यार और खुशी छलक रही थी। रिया ने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी थी और हमेशा की तरह शरारती मुस्कान उसके होठों पर थी। केक कटने वाला था, दोस्तों और रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा हुआ था। रिया ने अपनी आंखें बंद की और एक इच्छा मांगी, लेकिन इस बार उसकी इच्छा कुछ और थी। जैसे ही उसने मोमबत्तियां बुझाईं, एक अजीब सी सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसे लगा जैसे वो इस जगह से बहुत दूर किसी और समय में पहुंच गई है। अचानक उसके दिमाग में कुछ धुंधली तस्वीरें कौंधने लगी। एक पुरानी हवेली, टूटी हुई खिड़कियां और एक अधेड़ उम्र का आदमी जो उसे प्यार से निहार रहा था। ये सब इतना वास्तविक लग रहा था कि रिया एक पल के लिए कांप उठी। पार्टी में सब हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, लेकिन रिया के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आ गई थी। उसकी माँ अंजना ने देखा कि रिया गुमसुम है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? उन्होंने रिया के गाल पर हाथ फेरते हुए पूछा। रिया ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। माँ, मुझे कुछ याद आ रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे लगता है मेरी शादी हो चुकी है। अंजना और उसके पिता राजीव एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा शायद रिया मजाक कर रही है या ज्यादा उत्साहित हो गई है, लेकिन रिया का चेहरा गंभीर था। मुझे एक पति का एहसास हो रहा है माँ, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। वो यहीं कहीं है। अंजना और राजीव सकते में आ गए। उन्होंने रिया को कभी ऐसी बातें करते नहीं सुना था। राजीव ने रिया का हाथ पकड़ा। रिया बेटा, ये क्या बात कर रही हो? तुम अभी बच्ची हो। लेकिन रिया ने उनके हाथ को हटा दिया। नहीं पिताजी, मैं मजाक नहीं कर रही, ये सच है। मुझे सब याद आ रहा है। मेरा नाम राधिका था और मैं बहुत गरीब थी। रिया की आंखों में आंसू छलक आए। उसे एक झटके में सब याद आने लगा था। वो एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। उसके माता पिता दूसरों के खेतों में काम करते थे और बड़ी मुश्किल से घर चलाते थे। राधिका सुंदर थी और उसकी सुंदरता ही उसके लिए काल बन गई। गांव के एक बड़े जमींदार के बेटे राघव की नजर उस पर पड़ी। राघव अमीर था, लेकिन उसका दिल उतना ही काला था। उसने राधिका को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने हमेशा उसे दूर रखा। एक दिन राघव ने राधिका के माता पिता को धमकाया और जबरदस्ती राधिका से शादी करने पर मजबूर कर दिया। शादी तो हो गई, लेकिन राधिका की जिंदगी नरक बन गई। राघव उसे अपनी संपत्ति समझता था। वो उसे हर बात पर ताने मारता, उसे नीचा दिखाता और कभी कभी तो उस पर हाथ भी उठा देता था। राधिका ने अपने माता पिता को बताया, लेकिन वे लाचार थे। राघव के पास पैसा और ताकत दोनों थी। राधिका ने सोचा कि एक दिन राघव बदल जाएगा, लेकिन वो गलत थी। राघव के घर वाले भी राधिका को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि एक गरीब लड़की उनके घर की इज्जत नहीं बढ़ा सकती। राधिका को हर दिन जुल्म सहना पड़ता था। एक दिन राधिका ने राघव के परिवार की एक गुप्त बात सुन ली। राघव के पिता, जो गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे, अवैध शराब का धंधा करते थे और कई जमीनों पर उन्होंने गलत तरीके से कब्जा कर रखा था। राधिका को यह सुनकर धक्का लगा। वो ये बात किसी को बताना चाहती थी, लेकिन डरती थी। उसने सोचा कि शायद वो राघव को समझा सकेगी, लेकिन राघव ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने राधिका को और भी ज्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। राधिका ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। एक रात जब राधिका सो रही थी, राघव और उसके परिवार ने मिलकर उसे मार डाला। उन्होंने राधिका के शरीर को कुएं में फेंक दिया ताकि किसी को शक न हो। रिया को ये सब याद आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कांपने लगी। उन्होंने मुझे मार डाला माँ, उन्होंने मुझे मार डाला, रिया चिल्लाई। अंजना और राजीव घबरा गए। उन्होंने रिया को गले लगाया, उसे शांत करने की कोशिश की। बेटा, ये सिर्फ एक बुरा सपना है, अंजना ने कहा, लेकिन रिया मानने को तैयार नहीं थी। नहीं माँ, ये सपना नहीं है, ये सब सच है। मुझे उस कुएं की बदबू आज भी याद है। पार्टी में सन्नाटा छा गया था। सभी लोग रिया की बात सुनकर हैरान थे। कुछ लोग उसे पागल समझ रहे थे तो कुछ को उस पर दया आ रही थी। राजीव ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने रिया की जांच की और कहा कि वो शायद किसी मानसिक तनाव से गुजर रही है। उन्होंने कुछ दवाएं लिखी, लेकिन रिया ने दवा लेने से इनकार कर दिया। मुझे दवा की जरूरत नहीं है पिताजी, मुझे न्याय चाहिए, रिया ने दृढ़ता से कहा। राजीव और अंजना अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। रिया हर रात उसी कुएं और राघव के परिवार के बारे में सपने देखने लगी। वो सो नहीं पाती थी और दिन में भी खोई खोई रहती थी। उसकी पढ़ाई छूट गई थी और वो दोस्तों से भी दूर रहने लगी थी। राजीव ने सोचा कि शायद रिया को किसी मनोवैज्ञानिक की जरूरत है, लेकिन अंजना का दिल कुछ और कह रहा था। उसे लग रहा था कि रिया जो कह रही है वो शायद सच हो सकता है। एक दिन रिया ने अंजना से कहा, माँ मुझे उस गांव जाना है, मुझे उस कुएं को देखना है। अंजना पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद रिया को वहां जाकर शांति मिले। राजीव को भी ये विचार अच्छा नहीं लगा, लेकिन अंजना ने उसे मना लिया। अगले ही दिन वे तीनों उस गांव के लिए निकल पड़े जिसका नाम राधिका ने बताया था। गांव शहर से काफी दूर था और वहां तक पहुंचने में उन्हें कई घंटे लगे।
गांव में पहुंचते ही रिया को एक अजीब सी पहचान महसूस हुई। उसे लगा जैसे वो इस जगह को पहले भी देख चुकी है। रिया सीधे उस हवेली की ओर बढ़ी जिसका जिक्र उसने किया था। हवेली पुरानी और जर्जर थी, लेकिन रिया को सब कुछ याद आ रहा था। वो हर गली हर नुक्कड़ को पहचान रही थी। अंजना और राजीव हैरान थे। उन्हें अब यकीन होने लगा था कि रिया की बात में कुछ सच्चाई है। रिया उस हवेली के पीछे गई जहां एक पुराना कुआं था। कुआं सूखा था और उसके चारों ओर झाड़ियां उगी हुई थी। जैसे ही रिया ने कुएं में झांका, उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। वही बदबू जिसके बारे में उसने बताया था। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। यही है माँ, यही है वो कुआं, उसने रोते हुए कहा। अंजना ने रिया को गले लगाया और राजीव ने अपने फोन से कुछ तस्वीरें लीं। उन्हें नहीं पता था कि वे इन तस्वीरों का क्या करेंगे, लेकिन उन्हें लगा कि ये उनके लिए एक सबूत हो सकता है। गांव के कुछ बूढ़े लोग उन्हें देख रहे थे। राजीव ने उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, बाबूजी, क्या आप इस हवेली के बारे में कुछ जानते हैं? क्या यहाँ कोई राधिका नाम की लड़की रहती थी? बूढ़े व्यक्ति ने अजीब सी नज़र से उन्हें देखा और कहा, हाँ, एक लड़की थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन एक दिन अचानक गायब हो गई। उसने आगे कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। रिया को अब अपने अतीत के बारे में और जानने की तीव्र इच्छा हो रही थी। वो उस न्याय को पाना चाहती थी जो राधिका को नहीं मिला था। राजीव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये सब अंधविश्वास है और वे किसी पुनर्जन्म के आधार पर कोई जांच नहीं कर सकते। राजीव निराश हो गए, लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसने कहा, पिताजी, अगर पुलिस हमारी मदद नहीं करेगी तो मैं खुद न्याय हासिल करूंगी। रिया ने अपनी कहानी सोशल मीडिया पर साझा करने का फैसला किया। उसने अपने वीडियो में सब कुछ बताया, राधिका की जिंदगी, उसकी शादी और उसकी मौत। उसने उस कुएं और हवेली की तस्वीरें भी साझा की। देखते ही देखते उसका वीडियो वायरल हो गया। हजारों लोगों ने उसके वीडियो को देखा और साझा किया। कुछ लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन कई लोगों ने उसकी कहानी पर विश्वास किया और उसे समर्थन दिया। मीडिया ने भी रिया की कहानी पर ध्यान दिया। कई न्यूज़ चैनलों ने उसकी कहानी को कवर किया। एक पत्रकार, जिसका नाम अमन था, रिया की कहानी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रिया से संपर्क किया और उससे मिलने आया। अमन ने रिया की कहानी को गंभीरता से लिया और उसे न्याय दिलाने में मदद करने का फैसला किया। अमन ने अपने स्रोतों का उपयोग करके राधिका के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। उसे पता चला कि राघव के परिवार का आपराधिक इतिहास रहा है और उनके ऊपर पहले भी कई आरोप लग चुके थे, लेकिन पैसे और ताकत के बल पर वे हमेशा बच निकलते थे। अमन ने राधिका के गांव में जाकर कुछ और लोगों से बात की। कुछ लोगों ने दबी जुबान में राघव के परिवार के काले कारनामों के बारे में बताया, लेकिन कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। उन्हें डर था कि राघव का परिवार उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। अमन को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। गांव में एक बूढ़ा माली था जो राघव के घर में काम करता था। माली ने अमन को बताया कि उसने राधिका को आखिरी बार राघव के साथ देखा था और उस रात उसने कुछ अजीब आवाजें भी सुनी थीं। उसने ये भी बताया कि अगले दिन कुएं के पास कुछ नए निशान थे, जैसे कि किसी भारी चीज को घसीटा गया हो। माली ने डर के मारे कभी किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन अमन के कहने पर उसने गवाही देने का फैसला किया। अमन ने ये सारी जानकारी पुलिस को दी। इस बार पुलिस को रिया की कहानी पर ध्यान देना पड़ा, क्योंकि उनके पास अब ठोस सबूत थे। उन्होंने राघव और उसके परिवार के खिलाफ जांच शुरू की। राघव और उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में मामला चला और राधिका की कहानी एक बार फिर सबकी नजरों में आ गई। रिया ने अदालत में अपनी गवाही दी। उसने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ बताया और उसकी गवाही ने सबको हैरान कर दिया। माली ने भी अपनी गवाही दी, जिससे राघव और उसके परिवार के खिलाफ मामला और मजबूत हो गया। अदालत में कई दिनों तक बहस चली। राघव के वकील ने रिया को मानसिक रूप से अस्थिर साबित करने की कोशिश की, लेकिन अमन ने रिया के पक्ष में कई सबूत पेश किए। उसने राघव के परिवार के आपराधिक इतिहास को उजागर किया और राधिका के गांव से और भी गवाहों को लाया, जिन्होंने राघव के परिवार के अत्याचारों के बारे में बताया। आखिरकार अदालत ने राघव और उसके परिवार को राधिका की हत्या का दोषी पाया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। रिया और उसके माता पिता के लिए यह एक भावनात्मक पल था। रिया को आखिरकार न्याय मिल गया था। उसने राधिका को न्याय दिलाया था और उसकी आत्मा को शांति मिली थी। रिया ने अपनी पिछली जिंदगी को पीछे छोड़ दिया और अपनी नई जिंदगी को पूरी तरह से जीने लगी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक वकील बन गई। वो उन लोगों की मदद करना चाहती थी जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता था। उसकी कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। लेकिन आज भी जब वो कभी उस कुएं के पास से गुजरती है तो उसे राधिका की याद आती है और उसे लगता है कि उसने एक अधूरा काम पूरा कर दिया है। रिया अब पूरी तरह से सामान्य थी, लेकिन राधिका के अनुभवों ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। अब वो जानती थी कि उसे किस लिए जीना है और किस लिए लड़ना है। वो उन सभी बेजुबानों की आवाज बनना चाहती थी जिन्हें कभी न्याय नहीं मिल पाता। उसकी जिंदगी अब केवल रिया की नहीं थी, उसमें राधिका भी समाई हुई थी, जो उसे हर पल अपनी पहचान और अपने मकसद की याद दिलाती रहती थी। रिया का जीवन अब एक नए मोड़ पर था। राधिका को न्याय मिलने के बाद एक अजीब सी शांति उसके मन में छा गई थी, लेकिन अतीत की परछाई अभी भी उसका पीछा कर रही थी। उसकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी।
डॉक्टरों ने इसे मानसिक तनाव बताया, लेकिन रिया जानती थी कि ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। उसे रात में नींद नहीं आती थी और जब भी वो आंखें बंद करती, राधिका के साथ हुए अत्याचारों के दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम जाते। उसे वो दर्द, वो घुटन, वो खौफ हर पल महसूस होता, जैसे वो सब कुछ अभी अभी घटित हुआ हो। उसके नए माता पिता अंजना और राजीव उसकी इस हालत से बेहद चिंतित थे। वे उसे हर संभव खुशी देना चाहते थे, लेकिन रिया के अंदर का घाव अभी भी हरा था। कभी कभी रिया को अपनी पुरानी जिंदगी इतनी वास्तविक लगती कि उसे वर्तमान और अतीत में फर्क करना मुश्किल हो जाता। वो अचानक से किसी भी जगह पर ठहर जाती, उसकी आंखें किसी अनदेखी चीज को निहारने लगती और उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा जाती। अंजना और राजीव ने उसे कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों पर भी ले जाने की कोशिश की, ये सोचकर कि शायद धार्मिक माहौल से उसे शांति मिले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। रिया को सबसे ज्यादा परेशानी तब होती थी जब वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाती। उसे लगता था जैसे हर कोई उसे घूर रहा है राधिका के रूप में और उस पर हंस रहा है। वो हर पल असुरक्षित महसूस करती। एक दिन अंजना ने सुझाव दिया कि शायद उन्हें राधिका के गांव दोबारा जाना चाहिए। राजीव पहले तो हिचकिचाए, लेकिन अंजना ने उन्हें मना लिया। उन्हें लगा कि शायद रिया को वहां जाकर कुछ और शांति मिले या शायद वो अपने अतीत को पूरी तरह से स्वीकार कर पाए। इस बार रिया के साथ अमन भी गया। अमन, जो अब रिया का एक अच्छा दोस्त और मार्गदर्शक बन गया था, ने उसे हमेशा सहारा दिया था। जैसे ही वे उस गांव में पहुंचे, रिया को एक बार फिर से वही अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हवा में एक जानी पहचानी गंध थी और पेड़ों की सरसराहट भी उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। वे सीधे उस पुरानी हवेली की ओर गए जहां राधिका रहती थी। हवेली अब और भी जर्जर हो गई थी। उसकी दीवारें दरक रही थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। अंदर जाने पर रिया को हर कमरा याद आ रहा था। वो रसोई में गई जहां राधिका को अक्सर भूखा रहना पड़ता था। उसे याद आया कि कैसे राघव उसे खाने के लिए तरसाता था और कैसे उसकी सास उसे बचे खुचे खाने पर जिंदा रखती थी। रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो सीढ़ियों पर चढ़ी जहां राधिका को कई बार पीटा गया था। उसे वो दर्द, वो अपमान आज भी महसूस हो रहा था। हर कमरे में उसे राधिका की मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे राधिका की आत्मा अभी भी उस हवेली में भटक रही हो। जब वे उस कमरे में पहुंचे जहां राधिका की हत्या हुई थी, रिया का शरीर कांपने लगा। उसे वो रात याद आ गई। चांदनी रात थी और राघव और उसके परिवार के सदस्य एक एक करके कमरे में घुसे थे। राधिका ने उनसे भीख मांगी थी, रोई थी, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। उसे याद आया कि कैसे राघव ने उसका गला घोटने की कोशिश की थी और कैसे उसकी सास ने उसके मुंह पर तकिया रखा था। उसे वो पल याद आया जब उसकी सांसें रुक गईं और उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। रिया वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीख पूरे हवेली में गूंज गई। अमन और अंजना ने उसे संभाला, उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन रिया बेकाबू हो गई थी। उन्होंने मुझे इतनी बेरहमी से मारा था माँ, रिया चिल्लाई। मुझे वो सब याद आ रहा है, वो दर्द, वो घुटन, मैं कैसे भूल सकती हूँ। राजीव ने रिया को पानी पिलाया और उसे गले लगाया। हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, तुम अकेली नहीं हो। लेकिन रिया की आत्मा अभी भी उस हवेली में फंसी हुई थी। उसे लगता था कि जब तक वो राधिका के साथ हुए हर अन्याय को पूरी तरह से नहीं समझ लेती, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। रिया ने उस हवेली के हर कोने को देखना शुरू किया। उसे उस गुप्त कमरे की याद आई जहां राघव के पिता अपने अवैध धंधे का सारा हिसाब किताब रखते थे। रिया को याद आया कि कैसे उसने एक रात गलती से उस कमरे में झांका था और कुछ दस्तावेज देखे थे। उस समय उसे उनका मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन अब उसे सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। रिया ने उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। अमन ने देखा कि रिया कितनी परेशान है। उसने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला बहुत मजबूत था। अंजना ने कहा, रिया बेटा, शायद अब हमें वापस चलना चाहिए, तुम बहुत थक गई हो। लेकिन रिया मानने को तैयार नहीं थी। नहीं माँ, मुझे उस कमरे में जाना है, मुझे पता है वहां कुछ और भी है। अमन ने गांव के एक मिस्त्री को बुलाया। मिस्त्री ने आकर ताला तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर धूल और मकड़ी के जालों का ढेर था। रिया ने एक टॉर्च ली और अंदर गई। उसे तुरंत वो लकड़ी की अलमारी याद आ गई जहां सारे दस्तावेज रखे थे। अलमारी को खोलते ही रिया को कुछ पुराने रजिस्टर और कागजात मिले। जैसे ही रिया ने उन रजिस्टरों को पलटा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसे याद आया कि राधिका ने इन रजिस्टरों में कुछ चीजें देखी थीं, लेकिन उन्हें छुपाने से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई थी। ये रजिस्टर केवल अवैध शराब के धंधे का ही हिसाब नहीं थे, बल्कि उनमें कई बेकसूर लोगों की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करने के सबूत भी थे। उन रजिस्टरों में कुछ नाम और तारीखें लिखी थीं जो राघव के परिवार के काले कारनामों को दर्शा रही थीं। कुछ नामों के आगे गायब लिखा था, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि उन लोगों को भी राधिका की तरह ही खत्म कर दिया गया था। अमन ने उन रजिस्टरों को देखा। ये बहुत बड़ा सबूत है रिया, उसने कहा। राघव के परिवार ने सिर्फ राधिका को ही नहीं मारा, बल्कि वे और भी कई अपराधों में शामिल थे। रिया को अब एक नया मकसद मिल गया था। उसे पता था कि उसे केवल राधिका के लिए न्याय नहीं दिलाना है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी न्याय दिलाना है जिन्हें राघव के परिवार ने सताया था। ये सिर्फ एक पुनर्जन्म की कहानी नहीं थी, ये एक गहरे अपराध का पर्दाफाश था। रिया, अमन, अंजना और राजीव ने उन रजिस्टरों को सुरक्षित रख लिया।
वे जानते थे कि ये सबूत राघव के परिवार के बचे हुए सदस्यों को भी बेनकाब कर सकते हैं। उन्होंने पुलिस को फिर से संपर्क किया और नए सबूतों के साथ एक नई शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस बार मामले को गंभीरता से लिया और एक विशेष जांच दल का गठन किया। राघव के परिवार के बचे हुए सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ नए सिरे से जांच शुरू हुई। रिया को अब एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, जैसे राधिका की आत्मा ने उसे ये काम सौंपा हो। वो जानती थी कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। वो राधिका के अधूरे सपने को पूरा करना चाहती थी और समाज से अपराध और अन्याय को मिटाना चाहती थी। रिया और अमन ने मिलकर उन रजिस्टरों और दस्तावेजों को खंगाला। एक एक पन्ने पर राघव के परिवार के काले कारनामे दर्ज थे। किस तरह उन्होंने गरीब किसानों की जमीनों पर धोखे से कब्जा किया, कैसे अवैध शराब का कारोबार फैलाया और कैसे अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को बेदर्दी से खत्म कर दिया। हर नया खुलासा रिया को राधिका के दर्द के और करीब लाता और उसके अंदर न्याय की आग को और भड़काता। उसकी तबीयत अक्सर बिगड़ जाती थी। रात को बुखार आता और शरीर में दर्द होता, जैसे राधिका के घाव अब उसके शरीर में उतर आए हों। अंजना और राजीव उसे डॉक्टर के पास ले जाते, लेकिन डॉक्टर सिर्फ दवाइयां लिखते जो रिया पर बेअसर थीं। उसे पता था कि ये दर्द शारीरिक नहीं बल्कि रूहानी थे। पुलिस की जांच आगे बढ़ी। उन रजिस्टरों में दर्ज नामों की पड़ताल की गई। कई गुमशुदा लोगों की फाइलें दोबारा खोली गईं। कुछ नाम ऐसे थे जिनके परिवार वालों ने सालों पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन राघव के रसूख के कारण उन शिकायतों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया था। अब रिया की हिम्मत और उन दस्तावेजों के कारण एक एक करके परतें खुलने लगीं। गांव के लोग जो सालों से राघव के परिवार के डर के साए में जी रहे थे, धीरे धीरे सामने आने लगे। कुछ बूढ़े किसान जिनकी जमीनें छीन ली गई थीं, कुछ औरतें जिनके पति रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, उन्होंने अब हिम्मत जुटाई और अपनी कहानियां बताने लगे। रिया हर पीड़ित से मिलने जाती थी। उनकी आंखों में उसे राधिका का दर्द दिखता था। एक बूढ़ी औरत जिसकी जमीन राघव ने छीन ली थी ने रोते हुए बताया कि कैसे उसके बेटे ने विरोध किया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। रिया को उस औरत में अपनी मां अंजना का चेहरा दिखाई दिया और उसे लगा कि राधिका के साथ हुए अन्याय का बदला केवल उसकी मौत का बदला नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों का बदला था जिन्हें इस क्रूर परिवार ने सताया था। ये सब देखकर अमन भी हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी कहानी, एक पुनर्जन्म का दावा, इतने बड़े अपराध सिंडिकेट का पर्दाफाश कर देगा। वो अपनी पत्रकारिता के नैतिक मूल्यों पर खरा उतर रहा था और उसे गर्व था कि वो रिया के साथ इस लड़ाई में शामिल था। लेकिन राघव के परिवार के कुछ सदस्य अभी भी बाहर थे। वे चालाक और शातिर थे। उन्होंने रिया और उसके परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। अंजना को गुमनाम फोन कॉल आने लगे। राजीव के ऑफिस के बाहर कुछ संदिग्ध लोग दिखाई देने लगे। रिया को भी सोशल मीडिया पर धमकियां मिलने लगीं। उन्हें पता था कि अगर ये सारे राज बाहर आए तो उनका पूरा साम्राज्य तबाह हो जाएगा। एक रात रिया अपने कमरे में सो रही थी जब उसे खिड़की पर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक काली परछाई खिड़की से झांक रही थी। रिया डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत अमन को फोन किया। अमन ने पुलिस को सूचित किया और अगले दिन रिया के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। लेकिन ये धमकियां रिया को कमजोर नहीं कर पाईं, बल्कि उन्होंने उसे और मजबूत बनाया। उसे लगा कि अगर वे इतने डरे हुए हैं तो इसका मतलब है कि वो सही रास्ते पर है। राधिका की आत्मा उसे हर पल हिम्मत दे रही थी। रिया ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना अपनी जांच जारी रखी। उसे पता था कि उसे राघव के परिवार के उन बचे हुए सदस्यों को भी बेनकाब करना होगा जो अभी भी आजाद घूम रहे थे। एक दिन अमन को एक सूचना मिली कि राघव के परिवार का एक दूर का रिश्तेदार, जो कभी उनके काले कारोबार का हिस्सा था, अब उनसे अलग हो गया है और किसी गुमनाम जगह पर छिपा हुआ है। अमन ने रिया को बताया और दोनों ने उस रिश्तेदार को ढूंढने का फैसला किया। ये एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन रिया को लगा कि ये जरूरी है। वे दोनों अंजना और राजीव की चिंता को दरकिनार करते हुए एक अनजान शहर की ओर निकल पड़े। वो रिश्तेदार एक छोटे से गांव में छिपा हुआ था, जहां वो सादी जिंदगी जी रहा था। शुरुआत में वो उनसे बात करने को तैयार नहीं था। उसे डर था कि राघव के लोग उसे मार डालेंगे। लेकिन रिया ने उसे राधिका की कहानी सुनाई और उसे भरोसा दिलाया कि वे उसे न्याय दिलाने में मदद करेंगे। उस रिश्तेदार ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने बताया कि राघव का एक चाचा, जिसका नाम विक्रांत था, वो अभी भी आजाद है और उसने ही राघव के सभी अवैध धंधों की बागडोर संभाल रखी है। उसने ये भी बताया कि विक्रांत बहुत शक्तिशाली और खतरनाक आदमी है और उसने राधिका की हत्या में भी अहम भूमिका निभाई थी। उसने बताया कि विक्रांत ही वो शख्स था जिसने राधिका के शरीर को कुएं में फेंकने का आदेश दिया था। ये सुनकर रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे राधिका की मौत का पूरा सच अब उसके सामने आ रहा था। विक्रांत का ठिकाना भी उसने बताया। वो एक बड़े शहर में एक गुप्त बंगले में रहता था, जहां वो अपने नए अवैध कारोबार को चला रहा था। ये सूचना पुलिस के लिए गेम चेंजर साबित हुई। उन्होंने तुरंत विक्रांत के ठिकाने पर छापा मारा। विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बंगले से कई और दस्तावेज और अवैध हथियार बरामद हुए। विक्रांत की गिरफ्तारी से राघव के परिवार का साम्राज्य पूरी तरह से ढह गया। कई और लोग गिरफ्तार हुए और उनके खिलाफ पुख्ता सबूत थे। अदालत में विक्रांत का मामला चला।
रिया ने एक बार फिर गवाही दी, इस बार और भी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ। उसने राधिका के दर्द को आवाज दी और उन सभी बेकसूर लोगों की भी बात रखी जिन्हें विक्रांत और उसके परिवार ने सताया था। विक्रांत के वकील ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन रिया ने हर सवाल का जवाब इतनी सटीकता और दृढ़ता से दिया कि कोई भी उस पर शक नहीं कर सका। मीडिया में रिया की कहानी फिर से सुर्खियां बटोर रही थी। लोग उसे न्याय की योद्धा कहने लगे थे। लंबी सुनवाई के बाद विक्रांत और उसके साथियों को भी दोषी ठहराया गया। उन्हें कड़ी सजा सुनाई गई, जिससे समाज में एक मजबूत संदेश गया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। ये सिर्फ रिया की जीत नहीं थी, ये हर उस बेबस और सताए हुए इंसान की जीत थी जिसे कभी न्याय नहीं मिल पाया था। रिया को अब एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, जैसे उसके शरीर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसकी तबीयत